आदर्श नगर में भी होने जा रहा है, क्योंकि आदर्श नगर अशोक परनामी यहाँ से विधायक भी रहे थे, पार्टी के कभी अध्यक्ष भी थे, लेकिन वो आज टिकटों के इंतजार में थे कि कहीं उनका नाम भी आ जाए, लेकिन उनकी जगह रवि नैयर का नाम आया। लगभग आप भी 20-22 साल से उनको जानते हो, क्योंकि हर सामाजिक कार्यक्रमों में आगे रहते हैं, हर विपदा की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। रफीक शाह के सामने कैसी मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं? बहुत ही बेहतरीन टिकट है बीजेपी का, यानी कि ये आदमी सच में डिजर्विंग था जिसको टिकट दिया गया है। समाज सेवी है। जयपुर बम ब्लास्ट में जितने भी लोग मारे गए थे उनके बच्चों की शादियां इस शख्स ने कराई है, और पंजाबी बिरादरी से भले ही आते होंगे लेकिन इनके दरवाजे सब जाति धर्म वालों के लिए खुले हुए हैं। इन्होंने जो बच्चियां थी उनकी शादी नहीं कराई, उनका कन्यादान भी किया, और उस इलाके में सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट का काम किया इन्होंने, और लोग बड़े मतलब इज्जत के साथ नाम लेते हैं रवि नैयर का। ये बहुत बड़ा टिकट है, मुकाबला कांटे का होगा, और रवि नैयर रफीक खान से आज के वक्त जो है ना एक कदम आगे होंगे, पीछे नहीं होंगे। किशन पॉल को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि किशन पॉल सीट में मोहनलाल गुप्ता भी रहे हैं, फिर अमीन कागजी आ गए, और अमीन कागजी का अब मुकाबला ज्योति खंडेलवाल के साथ माना जा रहा था, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और चंद्रमोहन बटवाड़ा को मिली है। वैश्य समाज में ही गई है बेटी। जी देखिए, खंडेलवाल वैश्य समुदाय से आते हैं, बटवाड़ा संघ के बहुत नजदीकी हैं, घर घर में संपर्क है इनका, और लगातार सक्रिय रहे हैं। लो प्रोफाइल नेता हैं, सबके बीच में रहते हैं, किसी भी गुट से जुड़े हुए नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से अब तक काम किया है। अमीन कागजी को ये पसीने ला सकते हैं, क्योंकि इनका जो व्यवहार है वो भारी पड़ सकता है, लोगों के बीच में जो सक्रियता है वो भारी पड़ सकती है। और खंडेलवाल वैश्य जो मतदाता है उनका भी जो बड़ा वर्ग जो है इनका समर्थक है। ऐसे में ये जो टिकट है ये बहुत सोच समझ के दिया गया है। कोई मान नहीं रहा था कि इनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी ने ऐसे प्रयोग करें इस बार कि जो जिताऊ है, जिसकी छवि ठीक है, उसको मैदान में उतारा जाए, तो उसी का फायदा इनको इस टिकट में मिला है। एक बार फिर से शाहपुरा पे आऊंगा। शाहपुरा पे कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही यादव समाज के उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, लेकिन दूसरी पार्टियों ने दूसरे प्रयोग भी किए हैं। तो क्या दोनों पार्टियों के कुछ हाथ नहीं लगे, कोई तीसरा बाजी मार ले जाए? देखिए, उपेंद्र यादव के जरिए बीजेपी को शाहपुरा में कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन जो बेरोजगार हैं, जो लाखों की तादाद में प्रदेश भर में, उनका फायदा बीजेपी लेना चाहती है। इसलिए उनको ये टिकट दिया गया है कि उनके पास में एक बड़ी वर्कफोर्स है जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करती है, और आंदोलन की राजनीति से उपेंद्र यादव का जन्म हुआ है सियासत में। तो अभी तक जो उन्होंने संघर्ष किया है, जो उनका हर जिले में उनका जो कार्यकर्ता खड़ा है, जो यहाँ पर जो एक आवाज में यहाँ पर हजारों लोग जुट जाते हैं, और लंबी संघर्ष की कहानी लिखी है उपेंद्र यादव ने कम उम्र में। तो ऐसे में यादव जो समाज का वोट है उसका झुकाव मनीष यादव की तरफ रहेगा, क्योंकि वो तीसरा चुनाव। मोहन प्रकाश जी का फोन आया कि आप कांग्रेस मन छोड़ो, हम आपको टिकट देंगे, और नौकरी अभी हम आपकी टिकट घोषणा कर देंगे 2 घंटे के बाद में। 2 घंटे के बाद में शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, सुबह से दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। फिर मेरे से उन्होंने बोला कि आप जाकर नहीं अपना फार्म भरो, आपकी टिकट पक्की है। मैंने जाकर नहीं फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद में स्टेज पे ही अमृता दमन जी का फोन आया। मोबाइल मेरे ड्राइवर बता, मुझे उसने लाइक नहीं दिया, तो मेरे से उन्होंने आके नहीं बोला कि हम टिकट आपको नहीं देंगे, आपके बच्चे को देंगे, आप उसकी पूरी वो भिजवाओ बायोडेटा। तो मैंने उनका भिजवा दिया। फॉर्म भरने के बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर में देवाराम जी से मिला, तो उनका भी जवाब यही था कि मतलब थोड़ा सा आपको टिकट नहीं दे पाएंगे। उन्होंने साफ की, और वो मेरे से कभी देवाराम जी झूठ भी नहीं बोलते। तो मैंने कही कि नहीं मिलेगी। नहीं, तो क्या कारण रहा आपको टिकट नहीं? अब वो कारण तो उनको पता होगा, फिर उन्होंने कही कि आपके बच्चे को देंगे। फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो बच्चे को भी नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैं अब क्या कर रहा, हर तरह से धोखा, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, ये धोखा हुआ। लेकिन आपने संकट के समय जो है वो कांग्रेस का समर्थन किया था, मदद की थी और सरकार बचाई थी, तो उसकी नाम मिली है, उसका इनाम मिला। काट रहे थे बीजेपी के भी, प्रहलाद जोशी के लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये गिरिराज मलिंगा है जिनको बाड़ी से टिकट मिलने जा रहा है। ये बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और कुछ देर में यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है वो होने वाली ही है। तो ये बड़ी खबर है। गिरिराज मलिंगा जिस प्रकार के आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि लगातार उनसे कहा गया कि उनकी टिकट जो है वो फाइनल होने जा रही है कांग्रेस द्वारा, लेकिन आखिरी वक्त में जो है वो उनका टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद अब जो है वो यहाँ पर
बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बीजेपी अब वो दिल्ली में भी उन्होंने 2 दिन तक डेरा डाले रखा। हाँ। चुनाव प्रभारी सौरभ, यही वो बड़ा कैलाश नाम थे, यही वो बड़ा नाम है जिनकी थोड़ी देर पहले आप पुष्टि कर रहे थे कि एक बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी की तरफ से होने वाली है। गिरिराज मिलंगा ही थे। मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब जो है वो गिरिराज मलिंगा जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी बाड़ी से जो है वो उनकी टिकट अब फाइनल होने जा रही है। तो तमाम टिकटों की घोषणा होने के बाद गिरिराज मलिंगा का टिकट भी अब जो है वो फाइनल होने जा रहा है। तो एक बड़ी खबर, लवली हमारे साथ लगातार मौजूद है। लवली, गिरिराज मलिंगा के बीजेपी ज्वाइन करने के क्या मायने और इससे कई तरह के विवाद भी इनसे जुड़े हुए हैं। हाँ, देखिए, धौलपुर जिले के अंदर एक बड़ी और दबंग छवि के लिए गिरिराज मलिंगा को जाना जाता है। बाड़ी से वो विधायक है मौजूदा समय में। हालांकि वो जयपुर विद्युत वितरण निगम के जो एक जयन है हर्षाधिपति, उसको लेकर के एक मारपीट के मसले पे वो चर्चाओं में खास तौर पर आए थे और उस मामले को लेकर के काफी राजनीति हुई थी। कांग्रेस के नेताओं ने भी उस पर राजनीति की थी और मुख्यमंत्री उससे मिलने गए थे। हालांकि वो अभी अस्पताल में भर्ती है। कांग्रेस ने टिकट क्यों रोकी, क्यों ये टालमटोल चलता रहा, ये तो गिरिराज मलिंगा ने आपको स्पष्ट किया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को जिताऊ उम्मीदवार चाहिए कि उन सीटों पर उनको जिताऊ कैंडिडेट नहीं मिल रहा था बाड़ी से, इसलिए पार्टी ने जो है बाड़ी से गिरिराज मलिंगा पर दांव खेलने के लिए सोचा है। हालांकि गिरिराज मलिंगा की ज्वाइनिंग रुक गई थी दिल्ली में, इस ज्वाइनिंग को रोका गया, ऊपर तक बात पहुंची क्योंकि विवाद जुड़ा था हाल ही में और मुख्यमंत्री खुद इस विवाद से जुड़े हुए थे और कांग्रेस के विधायक हैं वर्तमान। मैं सौरभ आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच हम सुधीर की तरफ रुक कर लेते हैं। सुधीर, अभी हमने ये बताया था कि 197 सीटों के साथ बीजेपी बिल्कुल क्लियर, लेकिन 3 सीटें बाकी थी। लेकिन अभी बाड़ी से गिरिराज मिलंगा बीजेपी ज्वाइन भी करने वाले और भरसक उन्हें बाड़ी से उम्मीदवार के तौर पर उतारा भी जा रहा था, लेकिन सहमति इतने दिनों से क्यों नहीं बढ़ पा रही थी? क्योंकि 2 दिन से अटकलें चल रही थी और आज जाके ज्वाइनिंग हो रही है और फिर टिकट को अलॉट किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बाबूलाल दायल ने हमको बताया, उनसे ही जानेंगे कि बाड़ी वाली जो सीट थी वो मतलब जिस छवि अच्छी हो उसका दिया जाए। और खुद बाड़ी के गिरिराज मलिंगा ने भी कहा कि मेरे बेटे को पार्टी टिकट देने के लिए तैयार थी। अभी उनका खुद का भी बयान आया है। किस तरह से देखते हैं बाड़ी वाली सीट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट धौलपुर जिले की मानी जाती है ये। गिरिराज मलिंगा जब बसपा में थे तब भी जीते, कांग्रेस में थे तब भी जीते। अब की स्थिति में क्योंकि कांग्रेस के साथ उनके अच्छे संबंध भी नहीं चल रहे हैं और वो पार्टी छोड़, अब उनके पास ऑप्शंस नहीं है, यानी विकल्प है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि अशोक गहलोत के करीबी रहे एक जमाने में, फिर विरोधी सुर हो गए थे उनके, लेकिन टिकट विवादों में रहने के कारण कटा है। क्योंकि जिस शख्स पर उन पर मारपीट का आरोप है वो दलित बिरादरी से बताया जाता है, तो एक इश्यू बन सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दलितों की हिमायती पार्टी कही जाती है, इसलिए उन्होंने सावधानी। इसको मैं बता दूं, हर्षाधिपति वाला जो मामला था, विद्युत निगम के कर्मचारी थे, वो अभी भी अब सोशल मीडिया पर वो वापस, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त हो गया, वो अभी भी SMS अस्पताल में है। SMS अस्पताल में है। हमने भी गिरिराज मलिंगा से कई बार बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए जांच ठीक से नहीं हुई, उन्हें जो ना बेवजह फंसाया गया है, ये विरोधियों की साजिश है, मैं पाक साफ हूं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन ये सफाई जो है वो वहां की जनता को रास नहीं आ रही है और गिरिराज मलिंगा विवादों में रहे हैं। कुछ अरबाज बताना चाहेंगे एक बार इनसे बात करके, और आप कुछ नई चीज। अरबाज, किस तरह से मुकाबला तय हो चुका है? आप अरबाज के पास जाए उसके पहले एक सवाल है मेरा कि एक तरफ सर्वे के आधार पर जिनकी छवि अच्छी है कांग्रेस उनको टिकट दे रही है, बाड़ी से गिरिराज मिलंगा की छवि अच्छी नहीं है इसलिए उनका टिकट कटा है, लेकिन जिसकी छवि अच्छी नहीं है बीजेपी उसको टिकट दे रही है। तो क्या ये बाड़ी की सीट बीजेपी के फेवर में है या कांग्रेस के फेवर में है? देखिए, तमाम रूपों से हम देखें, राजनीतिक पार्टी को सत्ता में बनाए रहने के लिए किसी भी हद तक सिद्धांतों से समझौता चुनाव के वक्त करना पड़ता है और ये कह सकते हैं कि एक सीट के लिए जद्दोजहद होगी, क्योंकि कांग्रेस का दामन वो थामना नहीं चाहते। बाबूलाल जैसा अभी हमारे को बता रहे थे, अभी उनसे दोबारा से इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे कि बाड़ी में एक तरफ कांग्रेस स्वच्छ छवि वाले, साफ छवि वाले को टिकट देना चाहती है, जबकि बीजेपी वहां से उसी शख्स को जो कभी कांग्रेस में था उसको टिकट देना चाहती है। देखिए, राजनीति में सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते। कई मर्तबा ऐसा होता है कि पार्टियों के लिए जीत ज्यादा जरूरी हो जाती है, इसलिए सिद्धांत ताक में रख दिए जाते हैं। वैसा ही अभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। गलत परंपरा है, इससे एक गलत संदेश जाता है। और आप बाहर से ला के आयतित नेता जो आ रहे हैं दोनों ही पार्टियों में, वो किस तरह की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे राजेंद्र विधूड़ी हो चाहे नौक्षम चौधरी हो, तो ये जो चीजें हो रही हैं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। क्योंकि आपको एक सवाल सौरभ ने मेरे से पूछा था कि कल तक जो वैचारिक रूप से किसी पार्टी के साथ एक व्यक्ति था, वो दूसरे दिन दूसरे पार्टी के साथ उसकी वैचारिक रूप से किस तरह से समझौता हो जाता है।
उनका फैसला कौन करेगा? क्योंकि दोनों ही पार्टियां कमोबेश, कांग्रेस बीजेपी आदर्श जो पार्टी है वो सामान्य रूप से जिताऊ टिकाऊ के नाम पे दे देते हैं और सिद्धांत की राजनीति वहां भूल जाते हैं, जबकि विधानसभा में सिद्धांतविहीन राजनीति की बात को सबसे ज्यादा उकेरा गया है। जी देखिए, 4 दशक पहले जो है ये चीजें गौण हो गई हैं। उससे पहले बहुत सोचा जाता था, लोग अपने यानी कि फायदे के लिए अपना विचार नहीं बदलते थे। अब तो सब कुछ सियासी फायदा है। दोनों ही पार्टियां ये देख रही हैं कि हमें बहुमत कौन दिला सकता है, हमें सरकार कौन बनवा सकता है, बस ये सोच कर टिकट बांटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लोकतंत्र की जो स्वस्थ प्रणाली है, जो हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े थे लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया था, उन्होंने कल्पना नहीं करी थी। विचार के सिद्धांत को आगे ले जाकर के अच्छे लोगों को चुनने का काम उन्होंने सोचा था। लेकिन अब तमाम चीजें जो है इसी पर आकर के केंद्रित हो गई है कि चुनाव कौन जिता सकता है, जाति का बड़ा नेता कौन है, वो उन्होंने गुनाह क्या किया ये नहीं देखा जा रहा है। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ जिताऊ चेहरा चाहिए, बाकी तो सारा काम वो देख लेंगे। 2-4 दिन जनता का विरोध भी झेल लेंगे, मान मनोबल भी कर लेंगे, हाथाजोड़ी भी कर लेंगे कि माफ कर दीजिए। जनता माफ भी कर देती है कई बार, क्योंकि 3-4 लोकतंत्र की सबसे बड़ी सीढ़ी जो मानी जाती है, अंतिम सीढ़ी, वो सत्ता ही तो होती है। अब वो चाहे कैसे भी प्राप्त करे, इसमें परहेज किस बात का? लेकिन उससे परहेज नहीं होगा तो फिर लूट तंत्र होगा, फिर लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। उसमें अगर आप स्वच्छ छवि के लोगों को आगे नहीं लाएंगे तो जनता के लिए अच्छे नियम नहीं बनाएंगे, अच्छे कानून नहीं बनाएंगे। वो अपने फायदे के लिए ऐसे कानून बना देंगे जो जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। तो आप जो है डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, आप एमएलए को जब लॉ मेकर कहते हैं, जब आप उनको सब कुछ पावर देते हैं, तो अगर वो जनता की नहीं सोचेंगे तो वो खुद की सोचने लग जाएंगे। इसीलिए स्वहित प्रभावी हो गए, परहित यानी जनता का हित जो है वो कहीं गौण हो गया है, क्योंकि आपने टिकट देने का जो सिलसिला है वो गलत लोगों को देना शुरू कर दिया। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच में भरोसा खो रही हैं। लेकिन जनता भी क्या करे, 3-4 टुकड़ों में जब वोट बढ़ते हैं तो जिसको जिताना नहीं है वो भी जीत करके सामने आ जाता है। एक बाबूलाल जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। 1980 से लेके और 2023 तो कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। कपिल मुनि जी के आशीर्वाद से और हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे भाजपा के अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी जी, अरुण सिंह जी, वसुंधरा जी, उन तमाम कार्यकारिणी का प्रदेश और केंद्र में जिन्होंने हम पर विश्वास जताया है, उनका हम हमारे परिवार से और कोलायत की जनता बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने पुनः हम पर ये विश्वास जताया है। और मैं उनकी जितनी भी जिम्मेदारी जो उन्होंने हमारे कंधे पर डाली है उस पर हम अपने 100% देंगे और जो जिम्मेदारी उन्होंने हमको दी है उसको बखूबी निभाएंगे और कोलायत के अंदर वापस से हम कमल का फूल खिलाएंगे। 2 दिन पहले पूनम कंवर को टिकट दी गई का डिसीजन केंद्रीय नेतृत्व का था, उन्होंने लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा हम उसके साथ पहले भी साथ में थे, आज साथ। कोलायत के क्या मुद्दे हैं जो जिसको आप चुनाव लड़ रहे हैं? कोलायत के मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार का है। जो लूट की छूट कांग्रेस सरकार ने निरंतर 5 साल के अंदर लगातार कोलायत में लूट मचाई है, आपकी ना तहसील में सुनवाई है, ना किसी विभाग में सुनवाई है। पुलिस प्रशासन बेखौफ है, माफिया बेखौफ है। इस मुद्दे को लेकर जनता त्रस्त है और जितने भी विभिन्न अलॉटमेंट फर्जी तरीके से लोगों की जमीनों पर कब्जा करा गया, अवैध खनन हुआ, अवैध रॉयल्टी की लूट जो लगातार चल रही है और जो विकास हकीकत में होना था, रुपए जनता के बजट पेश करते हैं अशोक गहलोत और जनता के रुपए लगाते हैं। जिस हिसाब से विकास हुआ है, विकास के नाम पर लूट हुई है, यहाँ पे विकास के नाम पर व्यापार हुआ है और कुछ नहीं हुआ। चाहे रोडों का काम देख लो, जो गुणवत्ता चाहे किसी भी कार्य में होनी चाहिए थी वो गुणवत्ता थी नहीं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव वापस लड़ेंगे और ईमानदारी की सरकार वापस लेके आएंगे और एक मजबूत सरकार लेके आएंगे जो कि 2023 के दिसंबर में आप रिजल्ट देखेंगे। कोलायत इस जिले के अंदर सबसे सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली सीट कोलायत की भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो आप अंशुमन सिंह भाटी को सुन रहे थे, जहां तमाम सवालों पर उन्होंने जवाब दिए। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं सुधीर की तरफ। सुधीर, भार्गव टाइप का नेता है। भरतपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, तमाम ऐसी सीटें हैं जिसपे अभी एनालिसिस बाकी है। सिविल लाइंस की आपने बात की, शाहपुरा की बात कर ली, आदर्श नगर की बात कर ली, किशनपोल की भी अब हम बात कर लेते हैं, जहां से चंद्रमोहन को इस बार प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। बिल्कुल, ये जो नाम है चंद्रमोहन बटवाड़ा का, ये नया नाम है। संघ के पदाधिकारी के तौर पे, संघ के कार्यकर्ता के तौर पर इनको जाना जाता है।
यहाँ पर किशन पोल की ये मानी जा रही थी, जो राजनीतिक हलकों में चल रही थी, कि ज्योति खंडेलवाल जो कि जयपुर से मेयर भी रही थी कांग्रेस के टिकट पे, उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी की थी, तो ये मान के चला जा रहा था कि ज्योति खंडेलवाल के खाते में ये टिकट जाएगी। लेकिन चूंकि इतना ज्यादा राजनीतिक रूप ले चुका था ज्योति खंडेलवाल का नाम, बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा और उन्होंने चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दी। पूरी जयपुर जिले की बात करें, जयपुर जिले में राजस्थान की सबसे ज्यादा सीटें आती है, 19 सीटें यहां पर आती है, जिसमें जयपुर शहर में 8 सीटें हैं। मेरे साथ अरबाज खान है। अरबाज अहमद, ये बताएं कि पूरी तरह से ये जो जयपुर की 8 सीटें हैं, किस तरह का मुकाबला आपको नजर आ रहा है? एक एक सीट का विश्लेषण करें, क्योंकि ये पूरी एक्सल सीट पे आपने पूरा तैयार किया है। ये देखिए, राजस्थान में जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला है, उसमें सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में, तो भाजपा की पकड़ शहरी इलाकों में मानी जाती है। परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो जयपुर शहर के ऊपर भाजपा की बहुत अच्छी पकड़ रही है और इस बार कांग्रेस की गारंटी के काउंटर में जो इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, वो काफी रोचक मुकाबले यहां पर बना दिए हैं, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इस बार जयपुर के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बहुत आसानी से जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे, लेकिन जो लोग इन्होंने उतारे हैं ये काफी रोचक मुकाबले बना दिए। आप देखिए, जयपुर शहर के अंदर अगर हम सिविल लाइंस में देखें तो प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने गोपाल शर्मा को यहां पर मैदान में उतारा गया, जबकि खाचरियावास अभी भी कह रहे थे कि हम 40,000 वोटों से जीत करके दिखाएंगे। महेश जोशी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, आर तिवारी को उतारा है जो बाल मुकुंदाचार्य है उनके सामने। आर तिवारी एक बहुत छोटा नाम है, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत है, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब भी आर तिवारी के भाषण सुना करते थे। स्कूल चलाते हैं, शहर में अच्छी पकड़ बताते हैं, तो क्या मुकाबला हो पाएगा? दोनों ही नए प्रत्याशी हैं, पहली बार लड़ रहे हैं दोनों ही चुनाव। देखिए, एक तरफ जो चुनाव लड़ने की जहां तक बात है वहां पर बाल मुकुंदाचार्य फिर भी थोड़े बहुत कम अनुभवी हो सकते हैं, लेकिन जो आर तिवारी हैं, मैंने इनको देखा है कि जयपुर के अंदर जब पार्षदों के चुनाव होते हैं तो उसमें लॉबिंग करते हुए, एक एक घर की बाकायदा लिस्ट बनाते हुए, तैयारी करते हुए, और कल भी जब पहुंचे थे तो बड़ी सादगी से बाइक पर ही वहां पहुंच गए थे नामांकन भरने के लिए। तो लोगों के अंदर एक सिंपैथी है कि भाई ये आदमी जयपुर का है, पुराना उसमें जानते। बाल मुकुंदाचार्य जो है वो अपनी थोड़ी संघ उसकी मतलब अलग तरह की छवि है, बाबा की है, वो उन्होंने कल कहा कि हम पर्यटन को लेकर के बात करेंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो गया है। तो तीसरा दिलचस्प मुकाबला, जैसा कि अभी आपने बताया था, किशनपोल सीट पर अमीन कागजी वर्सेस जो है चंद्रमोहन का हो गया है, क्योंकि यहां पर अमीन कागजी बागियों से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के ही बहुत से लोग बगावत कर रहे हैं, वो इंटरनल परेशानी में जूझ रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी अलग है। अब यहां पर जब चंद्रमोहन उनके सामने आ गए हैं तो बहुत वही जो मैंने पहले भी कहा था दाव उन्होंने खेला है, जो दाव यहां पर बाकायदा उन्हें खेलना था कि आप देखिए कि राजधानी जयपुर के अंदर आर तिवारी को जैसे कांग्रेस ने उतारा है, वैसे ही काउंटर में बहुत ही ग्रास रूट लेवल के आदमी को, जो चंद्रमोहन हैं, जो कि अपने वैश्य समाज से आते हैं, ज्योति खंडेलवाल जब वहां पर आ गई थी, बाकायदा सारी तैयारी कर चुकी थी, सब ये मान करके चल रहे थे टिकट उन्हीं को जाएगा, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट है। रवि नैयर को रफीक खान के सामने उतारना एक तरह का अपने आप में बड़ा फैसला है। आपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है अशोक परनामी का टिकट भी काटा है, नए आदमी को मौका भी दिया है। तो शहर के अंदर बड़े बदलाव करने का जितना बड़ा रिस्क कांग्रेस नहीं ले पाई थी वो बीजेपी ने लिया है, और बड़ा कमल एक तरह से रीजनेबल रिस्क लिया है, जिसके हिसाब से काफी दिलचस्प मुकाबला है। झोटवाड़ा सीट पर अभी भी मुकाबले में इंतजार ये रहेगा कि कांग्रेस किसको उतारती है। राजवर्धन सिंह जो राठौड़ हैं वो लगातार धुआंधार लगे हुए हैं, वहीं पर विद्याधर नगर में जयपुर की महारानी जो राजघराने से ताल्लुक रखने वाली हैं दिया कुमारी, वो लगी हुई है, लेकिन उनके सामने सीताराम अग्रवाल आ गए हैं। उन्होंने कल नामांकन भी भर दिया है और कह रहे हैं कि भाई वो महलों के लोग हैं, हम जमीन के आदमी हैं, जमीन पे लड़ाई लड़ेंगे। तो बड़े दिलचस्प मुकाबले हैं जो पॉलिटिकल एक तरह से हैपनिंग वाला अलग अलग देखने को मिलते थे इलाके। उस बार जो सेंटर होगा वो जयपुर होगा, और इसमें सबसे जो दिलचस्प मुकाबला है वो हवा महल पर देखने को मिलेगा, जहां पर MIM भी अपने कैंडिडेट उतार रही है। जो निर्दलीय पप्पू कुरैशी हैं वो भी मैदान में, बाल मुकुंदाचार्य गदा लेकर के अपने मैदान में छाए हुए हैं। आर तिवारी जो कांग्रेस की तरफ से ग्रास रूट लेवल के आदमी उतारे गए हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो बहुत सी चीज मैं सुधीर आपके पास लौटूंगी, लेकिन दिल्ली से लखबीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लखबीर, चंद्रमोहन बटवाड़ा हुआ, आदर्श नगर से रवि नैयर हुआ, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको टिकट एंड टाइम पे मिला। संघ की प्रमुख भूमिका इस पे निकाली जा रही है, और हम बात करते हैं गुट की, धड़े की, तो उसमें तवज्जो भी दिया गया है। और कुछ क्या खास आपको नजर आ रहा है? एक एक सीट की जल्दी से फटाफट अगर आप एनालिसिस कर दे इन 15 सीटों की। जी देखिए, 184 सीटों के ऐलान के बाद 16 सीटें बची हुई थी, 15 पर ऐलान हुआ, जिसमें से
13 सीटों पर नए ऐलान किए गए हैं और 2 सीटों पर बदलाव किया गया है, जिसमें 12 अटरू और कोलाय शामिल है। सारिका सिंह का टिकट काटकर राधेश्याम बरवा को टिकट दिया गया है और पूनम कौर भाटी का टिकट बदलकर उनके बेटे अंशुमान सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन 3 सीटें अभी भी बाकी हैं जिन पर लगातार मंथन जारी है। बाड़मेर, पचपदरा और बाड़ी पर अभी भी बीजेपी आलाकमान लगातार मंथन कर रहा है कि किस प्रत्याशी पर विश्वास जताया जाए ताकि वो जिताऊ टिकाऊ तो साबित हो, लेकिन विरोधी लहर खड़ी न हो, पार्टी के बीच बगावत न हो। इसलिए इन 3 सीटों को अब तक भी शेष रखा गया है, जबकि कल नामांकन का आखिरी तारीख है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए और बगावत भी न हो। हालांकि बीजेपी के सामने एक चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले नेताओं को सिंबल नहीं दी गई है, चाहे वो शिव से रविंद्र सिंह भाटी हो, किशन पोल से ज्योति खंडेलवाल हो, या फिर सरदार शहर से CS बैद हो, चंद्रशेखर बैद हो। इन तमाम लोगों ने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा था। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि इन लोगों को बीजेपी चुनावी मैदान में उतार सकती है और ये तय माना जा रहा था कि ये बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे। लेकिन एंड मोमेंट पर बीजेपी ने बड़े दाव खेले। जहां तक मसूदा की बात है, मसूदा से अभिषेक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने ब्यावर से पिछला चुनाव बागी के तौर पर निर्दलीय लड़ा था। हाल ही में पिछले 3-4 महीनों से वो बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट देख रहे हैं, चुनाव प्रबंधन का हिस्सा है, बीजेपी ऑफिस में वॉर रूम संभाल रहे हैं। लेकिन एंड मोमेंट पर मसूदा भेजने का निर्णय बीजेपी आलाकमान ने किया। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के विश्वस्त माने जाते हैं, तो ये प्रयोग कामयाब हुआ है। हालांकि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस सीट पर भंवर सिंह पलाड़ा है। भंवर सिंह पलाड़ा का तोड़ रावत के तौर पर बीजेपी ने तलाशा है और अभिषेक सिंह को टिकट दिया है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में जसवीर सिंह खरवा, जो रावत समाज से आते हैं, वो टिकट की लॉबिंग कर रहे थे। हालांकि उन पर विश्वास न जताते हुए पार्टी निष्ठ अभिषेक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन भंवर सिंह पलाड़ा अगर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हिमांशु इस बीच में कोटा से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, 15 नामों के ऐलान के साथ 197 सीटों पर अब बीजेपी बिल्कुल क्लियर है। हालांकि बाड़ी में अभी देखा गया है कि एक बड़ी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन अभी बाड़ी से वो उम्मीदवार उतारते हैं कि नहीं, जब तक उम्मीदवार ना घोषित हो जाए तब तक डिस्कशन अभी नहीं करते। लेकिन इन 15 नामों में आपको क्या अहम लग रहा है, और साथ ही क्या आपको बगावत के सुर भी नजर आ रहे हैं इसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी, कोटा उत्तर, हाँ। क्योंकि लगातार राजस्थान में ये सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और मोटे तौर पर कोटा की 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर पेच अटका हुआ था, पीपलदा और कोटा। कोटा को लेकर के बड़ी कश्मकश के बाद में आखिरकार जिस नाम पर मोहर लगनी थी, पहले दिन से जो नाम तय था, प्रहलाद गुंजल, आखिरकार उन्हें ही बीजेपी ने इस सूची के साथ में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हालांकि प्रहलाद गुंजल साहब ने अपना जो नामांकन है वो दाखिल कर दिया है। फिलहाल न्यूज 18 राजस्थान एक्सक्लूसिव बातचीत प्रहलाद गुंजल से करके जो प्रतिक्रिया है वो पहुंचाने की कोशिश हम फिलहाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रहलाद गुंजल अपने कार्यालय में पहुंचे हैं और फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से ग्रैंड वेलकम यहां पर किया गया है, आतिशबाजी की गई है। साहब, तय था कि नाम आएगा, लेकिन देर हो गई, नाम आ गया, नामांकन भी हमने दाखिल कर दिया है। बस कई बार कहते हैं ना कि कोई चीज देरी से मिलती है तो उसका अलग मजा होता है। मैं तो मान के चल रहा था कि पार्टी मेरे पक्ष में निर्णय करने वाली है। अब वो किन कारणों से देरी होती रही और जो होना था वो पार्टी ने आखिरकार नाम आ गया। तो डेफिनेटली चुनाव प्रचार तो आपका लगातार चल ही रहा था। अब क्या वो एजेंडे रहेंगे जिनके साथ में जो है वो चुनाव प्रचार लगातार जारी रहने वाला है? पूरे शहर को विश्वास है। मैं 13 से 18 का एमएलए रह चुका हूं। समाज की बेसिक जरूरत पर फोकस करके जितना प्रहलाद गुंजल काम करता है 50 साल में किसी एमएलए मिनिस्टर ने नहीं किया। पानी, बिजली, सड़क, सबको पता है। रोज आप लोग समाचार छापते हैं अखबारों में, चंबल किनारे 200 कॉलोनियां प्यासी, पर यह छापने का साहस क्यों नहीं करते कि प्रहलाद गुंजल के बाद कोटा उत्तर की एक भी कॉलोनी प्यासी नहीं। धारीवाल जी के 10 साल मिनिस्टर रहते हुए 150 कॉलोनियां कोटा उत्तर की प्यासी थी। मैंने 5 साल में इसको करके दिया है। एक घर जो 2013 में कॉलोनी बस गई थी,
एक एक घर नल, कोई गली नहीं छूटनी चाहिए जिसमें सड़क न बने। आखिरी में तो 2017 एंड में 132 करोड़ का पैकेज लेके आया। इस नजरिए के साथ काम किया है। हर गली में सड़क नाली ठीक होनी चाहिए, हर घर में पानी होना चाहिए, चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। कुनाड़ी में 60 बेड का अस्पताल, नानता में अस्पताल, बापू बस्ती में अस्पताल, भदाना में अस्पताल, पुरोहित जी की टापरी में अस्पताल, बोरखेड़ा में अस्पताल, ये सब समाज ने देखा है ना। मैं नया थोड़ी हूं। अब बैराज के समानांतर पुल, ये साफ नहीं है कि कांग्रेस से आपके सामने कौन चुनावी मैदान में होने वाला है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि अब नैतिक रूप से धारीवाल जी को कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगी, क्योंकि अगर बनाएगी तो वही कटघरे में आएंगे। भाई क्या पैरामीटर्स बदल गए 4 दिन में? 4 दिन पहले तो हमको सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सोनिया गांधी ने कहा अच्छा यही व्यक्ति इस पे भ्रष्टाचार के चार्ज हैं। फिर मुख्यमंत्री ने क्योंकि महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि 3 जो मंत्री थे, चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, महेश जोशी हो, उनके टिकट कट चुके हैं। शांति धारीवाल है जो फिलहाल अभी टिकट की दौड़ में है, क्योंकि कोटा उत्तर से तस्वीर साफ नहीं हुई है। पर मैं ये मानता हूं, जिस रोज से मैं तैयारी कर रहा हूं इसी सोच के साथ कर रहा हूं कि शांति कुमार धारीवाल मेरे सामने उम्मीदवार होंगे। और मुझे पक्का विश्वास है, पक्का विश्वास, क्योंकि 2013 में भी जनता ने धारीवाल जी के सामने ही मुझे आशीर्वाद दिया था भाई, तो अब भी देगी जनता। तो यानी कि तय तौर पर आश्वस्त है। और कोई दावा जो आप करना चाहें? आज भी बेसिक जरूरत से जो समाज उपेक्षित है, मैं उसे पूरा करूंगा। और कोई विकास में कमी खामी रह गई है तो मैं पूरा करूंगा। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स के बारे में क्या बेहतरीन किया जा सकता है कि बच्चे मानसिक अवसाद में ना आवे, आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं, कोटा की छवि पर कोई विपरीत असर न पड़े। और एयरपोर्ट की जो स्टेट गवर्नमेंट के रूप में कोई बाधा जो इन्होंने 5 साल अटका के रखी, उसको दूर कराएंगे आते ही पहले। शुक्रिया न्यूज 18 राजस्थान से बात करने के लिए। तो प्रहलाद गुंजल जो फिलहाल जो जब टिकट का ऐलान हुआ है और उन सबके बाद में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में है, फिलहाल जो बात की जा रही है वो तमाम जो कोटा की जरूरतें जो अधूरी रह गई उनको पूरा करने की बात कर रहे हैं। चलो तुम लोग ऊपर, मैं काका जी की बात करूंगा निजी तौर पर। तुम्हारी कितने बजे से बैठ? 4:30 बजे बड़गांव में। तो सुधीर के पास हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि सुधीर आप एक एक सीट के समीकरण को बता रहे थे और इस बार बीजेपी ने जिसको उतारा उनके क्या हिस्ट्री रही है उसको भी आप बता रहे थे। अब बात हम हनुमानगढ़ की कर लेते हैं सुधीर। अमित चौधरी के ऊपर विश्वास जताकर जो इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, किस तरह ये जीत को दर्ज करेंगे? समीकरण क्या है हनुमानगढ़ के, और कांग्रेस का इस समय उनका कौन है सामने वर्सेस कौन है? देखिए, हनुमानगढ़ जिले में 5 सीटें आती है। 5 सीटें ऐसी जिसमें से कांग्रेस के पास वर्तमान में देखें तो भादरा जो सीट है वो सीपीआईएम के पास है, हनुमानगढ़ है वो कांग्रेस के पास है, नौहर है वो कांग्रेस के पास है, पीलीबंगा है वो भाजपा के पास है, और संगरिया भाजपा के पास है। लेकिन अभी अगर हम देखें कि भादरा की अगर बात करें कि भादरा में संजीव बेनीवाल को बीजेपी ने उतारा है, तो कांग्रेस ने अजीत बेनीवाल को मैदान में उतारा है। लेकिन यहाँ से जो विधायक है बलवान पूनिया वो भी मैदान में है। बाबूलाल दयाल क्योंकि उस एरिया में काफी घूम के आए हैं, अभी उनसे भी बात करेंगे। बाबूलाल जी, हम बात कर रहे थे हनुमानगढ़ की, 5 सीटें हनुमानगढ़ की है। 5 सीटों में से अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण बात देखें कि जो अमित चौधरी की है, जो डॉक्टर राम प्रताप जो पहले मंत्री थे, जल संसाधन विभाग उनके पास रहा था पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय, उनके बेटे को दी गई है। किस तरह से ये हनुमानगढ़ का विश्लेषण कर रहे हैं? हनुमानगढ़ में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है विनोद लीलावली, जो कि भांजे हैं कद्दावर कांग्रेस नेता बलराम जाखड़ के, वो ही कंटिन्यू चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। तो अब तक विनोद चौधरी और डॉक्टर राम प्रताप के बीच में मुकाबला होता था, लेकिन राम प्रताप को रिटायर कर दिया बीजेपी ने। अब विनोद लीलावली बरकरार हैं, तो अब विनोद लीलावली के सामने अमित साहू जो उनके बेटे हैं डॉक्टर राम प्रताप के, वो मैदान में आ गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा, क्योंकि वरिष्ठ, हाँ, क्योंकि एक तरफ 40 साल का युवा होगा तो दूसरी तरफ 75 साल का वो शख्स होगा जो कि बड़े राजनीतिक खानदान से ताल्लुक रखता है। यानी कि विनोद चौधरी के जो पिता थे
चौधरी आत्माराम, वो भी यहाँ से विधायक रहे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में जनता किसके साथ जाएगी ये देखना बाकी होगा। लेकिन जो डॉक्टर राम प्रताप हैं वो वसुंधरा राजे के बहुत नजदीकियों में रहे हैं, बहुत ही ईमानदार इनकी छवि रही है। तो उनकी छवि की बदौलत जो है एक बार फिर से उनके बेटे को पहली बार टिकट मिल गया। कल रात को ही डॉक्टर राम प्रताप की वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई थी, तब माना जा रहा था कि शायद उन्हीं को टिकट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी ने उनको कंसिडर नहीं किया, उनकी सीनियरिटी को इग्नोर करके, और सर्वे में नाम शायद अमित चौधरी। सुधीर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन लखबीर भी जुड़े हुए हमारे साथ, लखबीर के पास भी चल सकते हैं। लखबीर, शेरगढ़ हुआ, सरदार शहर हुआ, कोलायत हुआ, हनुमानगढ़ हुआ, राजा खेड़ा हुआ, भरतपुर हुआ, शाहपुरा, सिविल लाइंस की बात करें, किशनपोल की बात करें, आदर्श नगर, ये तमाम सीटें बहुत अहम मानी जा रही हैं। आपकी दृष्टि से इन सब सीटों पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला किसका है? जी देखिए, आज जिन 15 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और जो फेरबदल हुआ, उससे बीजेपी ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जीताऊ नहीं है तो वो चाहे पार्टी का कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उसका टिकट काटा जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जीताऊ है और उसका विरोध अगर उसी की पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं तो टिकट दे भी दिया जाएगा। ये तस्वीर देखने को मिली आदर्श नगर, सिविल लाइंस और शेरगढ़ विधानसभा सीट पर। आदर्श नगर से और सिविल लाइन से बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लगातार चुनाव लड़ते आए हैं और पार्टी का टिकट मांग रहे थे अशोक परनामी और अरुण चतुर्वेदी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया क्योंकि इस प्रकार के आंतरिक सर्वेस थे कि दोनों प्रत्याशी चुनाव में जीत नहीं रहे और नया प्रयोग पार्टी करना चाहती थी, इसलिए उन दोनों को दरकिनार किया गया और फ्रेश चेहरे इंट्रोड्यूस किए गए। हालांकि गलत नहीं हूं लखबीर, तो अशोक परनामी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। जी बिल्कुल, हाँ। अशोक परनामी वसुंधरा राजे के विश्वस्त माने जाते हैं। जयपुर शहर में अच्छा नाम है। पिछला चुनाव हालांकि वो रफीक खान से बड़े अंतराल से हारे थे, इस बार भी टिकट की जुगत में लगे हुए थे टिकट पाने के लिए। 2 दिन पूर्व ही वो प्रहलाद जोशी से मुलाकात करके गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत से लगातार संवाद स्थापित किए हुए हैं। सीपी जोशी से भी वो इस बारे में मुलाकात कर चुके हैं। तमाम बड़े नेताओं से राष्ट्रीय स्तर पर मुलाकात कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह से बीते दिनों मिल चुके हैं। वो चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन टिकट काटा गया। ऐसा ही हाल हुआ जैसा झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत के साथ हुआ, जबकि आंतरिक सर्वेस की अगर बात की जाए तो राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी में जुटे तमाम दावेदारों से आगे थे, लेकिन पार्टी ने प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय सांसद को चुनावी मैदान में उतार दिया, इसलिए उनका टिकट कट गया। हालांकि चर्चा थी कि सिविल लाइन से टिकट दे दी जाएगी। तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, जिस विषय पर मैं प्रकाश डाल रहा था कि जीताऊ को ही आधार माना गया है, इसीलिए शेरगढ़ से तमाम विरोध के बावजूद बाबू सिंह राठौड़ को ही फिर एक बार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, जबकि उनकी अदावत छुपी हुई नहीं है गजेंद्र सिंह शेखावत से, जो कि वहां के क्षेत्रीय सांसद हैं। भारत आ जाओ, दिलीप को बोलो फोटो ले लेगा प्लीज। अभिषेक जी, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से मैदान में उतरेंगे और क्या आपकी रणनीति? सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत कोटि कोटि आभार करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, क्योंकि पिछले लगातार मैं चुनाव प्रबंधन का कार्य देख रहा हूँ। चुनाव प्रबंधन का जो राजस्थान की टीम है उसमें प्रचार प्रसार देख रहा हूँ मैं, और पिछले 5 महीने से यहीं कार्यालय हूँ, तो मैं तो बहुत बहुत आभार करूंगा उनका। और चुनाव जो लड़ना है वो संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन की अपनी रणनीति है, संगठन के अपने पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर, पूरी टीमें, मंडल, मतलब सब लोगों का अपना काम पूरे 5 वर्ष चलता है, बहुत मेहनत करता है संगठन। की तरफ ही जहां पर वो तमाम जो इस बार 15 सीटों के साथ बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट को जारी की है, एक एक सीटों का समीकरण दरअसल सुधीर बता रहे हैं। सुधीर, एक एक सीटों का आप समीकरण बता रहे थे। अब शेरगढ़ की बात तो लखबीर ने बता दी, बाबू सिंह राठौड़ को क्यों उतारा गया है। अब बात कर लीजिए, अगर किशनपोल की भी बात हो गई, आदर्श नगर, रवि नैयर की भी बात आपने कर ली, भरतपुर पर आते हैं, विजय बंसल की तरफ आते हैं। भरतपुर में क्या कुछ खास है? विजय बंसल को क्यों टिकट दिया गया है इस बार? देखिए, भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दिए जाने का साफ एक मैसेज भी है, क्योंकि वो वसुंधरा राजे खेमे से आते थे और
दूसरा जो इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट था, क्योंकि पहले विधायक रह चुके हैं, चुनाव का अनुभव भी है और चुनाव पर पकड़ भी है और जनता के बीच भी पकड़ बना लेंगे, क्योंकि एक बार कोई विधायक रहते हुए फिर हार जाता है तो उसके प्रति जनता की सहानुभूति भी हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प जो सीट का मुकाबला होने जा रहा है, जो दल बदल करके आए उनके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो एक किशनगढ़ की जो सीट है, जहां पर अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लेकिन उसी समय जब बीजेपी ने पिछले 2018 के चुनाव के अंदर विकास चौधरी को उतारा था और उस समय सुरेश टांक निर्दलीय होते हुए वो जीत गए थे। लगभग जो विकास चौधरी थे, जो कांग्रेस से अभी जिन्होंने टिकट ली है, वो लगभग 17,000 वोटों से हारे थे और अब कांग्रेस के मुकाबले हैं। यानी सीधे तौर पे जो त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर किशनगढ़ की सीट पे बनता हुआ नजर आ रहा है वो दिलचस्प है, क्योंकि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में है, जो सांसद थे वो बीजेपी की सीट पे है और निर्दलीय अपनी जगह बरकरार है। तो ये मुकाबला बाबूलाल जी आप इस पे देखेंगे, क्योंकि किशनगढ़ की जो सीट है वो बीजेपी माइंड सीट मानी जाती रही है, लेकिन पिछली बार जो प्रयोग हुआ उससे यही लगता है कि इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय है। वहां पर अशोक गहलोत की ख्वाहिश थी कि वहां पर किसी ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाए जो सीट को निकाल सके। नाथूराम सिनोदिया को भी पिछली बार जो है टिकट कट गया था, एक नए चेहरे को लेकर के आए थे, सचिन पायलट के समर्थक थे नंदलाल चौधरी, लेकिन वो ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाए। इस बार उम्मीद थी कि सुरेश टांक कांग्रेस का टिकट लेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में उनकी भूमिका थी, लेकिन सुरेश टांक के बजाय कांग्रेस पार्टी ने विकास चौधरी को टिकट दिया, क्योंकि वो युवा हैं और एमडीएस यूनिवर्सिटी के शासन संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछला चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा। तो इस बार जो है भागीरथ चौधरी को इस सीट को फतेह करने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। तो ऐसे में अगर जाट समुदाय के वोट बटेंगे तो फिर से फायदा सुरेश टांक को हो सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि युवा होने का लाभ जो है कांग्रेस पार्टी लेना चाहती, इसलिए विकास चौधरी को वहां पर मौका दिया गया है और अशोक गहलोत कल रैली भी वहां पर करके आए हैं। आने वाले दिनों में वहां पर सचिन पायलट भी जाएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ही ठीक तरीके से प्लान कर रही है कि बीजेपी जो है जिन सीटों को लगातार जीतती रही है और जिन सीटों पर कांग्रेस हारती रही है, उन सीटों पर इस बार उनका ज्यादा फोकस है। तो इस बार लगता यही कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबले त्रिकोणीय होंगे, चतुष्कोणीय भी होंगे और उनमें बाजी कौन मार ले जाएगा अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि आरएलपी की बात कर लेते हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी बड़ी तादाद में टिकट दिए हैं, बहुत ज्यादा स्थानों पर टिकट बांटे गए हैं, उनका फैक्टर भी आएगा। दूसरी जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, उनका भी असर आएगा। सुधीर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच में उपेंद्र यादव को इस बार भरोसा जिताकर देकर और प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव अब बीजेपी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शाहपुरा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। सामने है राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष मनीष यादव। किस तरह से ये चुनावी मुकाबला रहने वाला है उपेंद्र, किस तरह की आपकी तैयारी होगी और बेरोजगारों के मुद्दे उठाने के बाद आप किस तरह से राजनीति में उतर रही है, किस तरह की शुरुआत? देखो, सबसे पहले तो मैं केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताना चाहूंगा कि जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगार जिनकी मैं आवाज उठाता हूँ और मुझे एक मौका दिया है, जो पार्टी के माध्यम से युवाओं की आवाज में सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्योंकि आपने देखो पेपर लीक से राजस्थान के युवा बिल्कुल दंश थे, कांग्रेस पार्टी के नेता ही इसमें लिखते पेपर बेचने का काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे की पेपर लीक माफिया का खात्मा करना, राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाना। 40-50 लाख युवा बेरोजगार और जो शाहपुर में चुनाव उपेंद्र यादव नहीं लड़ना चाहता, प्रदेश का हर युवा, ये प्रदेश के युवा जो गरीब किसान आम आदमी का बेटा है, बेटी है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे मौका दिया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एक माध्यम मिलना चाहिए था। हम गुजरात जाना पड़ा, लखनऊ जाना पड़ा, अनशन करना पड़ा, तो हर जगह प्रयास करना पड़ा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, तब मुलाकात हो पाती है। फिर समझौते हो गए, समझौते पूरे नहीं हो पाए। 1 लाख पदों पर भर्ती अधिकारी की घोषणा की थी कि बजट में निकाले, कहाँ निकाली? आपने तो 4,500 अध्यापक भर्ती में कम कर दी है। कंप्यूटर निर्देशक भर्ती में शिथिलता के लिए गुजरात तक चले गए, पंचायत राज, कई ऐसी भर्तियां हैं जो नहीं हो पाई, बजट की घोषणा अधूरी है। पेपर लीक से राजस्थान के युवाओं को रुलाया गया पेपर लीक से। तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती है और इनका सफाया हो, पेपर लीक राजस्थान बने, इसके लिए मैं आवाज बुलंद करने की। पेपर लीक को जो जिस तरह से बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, क्या यही वजह है कि जो बेरोजगारों का सबसे बड़ा चेहरा है बीजेपी ने उसको आगे कर दिया इस चुनाव में? देखो, एक चीज बताया, सबसे ज्यादा नेतृत्व योगदान है। और जब किसी जो 40 से 50 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है, उनके किसी प्रतिनिधित्व करने वालों को मौका देते हैं, उनकी बात रखने का मौका देते हैं, तो इससे ज्यादा बेहतरीन पार्टी क्या कार्य कर सकती है? हर पार्टी को करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मिसाल पेश की है, कहा है कि हम युवाओं के साथ हैं।
आपने देखा होगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि पेपर लीक माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, तो एक बड़ी पहल कर दी है। अब डर होगा पेपर लीक माफियाओं का, ईडी से डर रहे हैं, फिर सीबीआई से डरेंगे। डर क्यों रहे हैं? डर क्यों रहे? जब उन्होंने पेपर लीक नहीं किया तो डर क्यों रहे? करवाइए सीबीआई जांच। जब हमने मांग की तो लाठीचार्ज कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल में डाल दिया। हमने आरपीएस के सामने हमने मांग की कि इसमें कोई मिली भगत। आपने देखा होगा बाबूलाल कटारा निकला, जो इनका आपने देखो राजनीति का। लेकिन उपेन, एक बात बताएं कि जिन बेरोजगारों की मांगों को उठा करके आप सिस्टम का विरोध करते थे, अब उसी सिस्टम में आप जा रहे हैं, कहीं न कहीं राजनीति में आप उतर रहे हैं। क्या बेरोजगार आपके साथ में है? क्या उनने आपको समर्थन दिया, या आपने कहीं न कहीं उनकी बातों को जो है उठाने के लिए इसको चुना है कि राजनीति में जाना पड़ेगा? युवा हमेशा साथ है। आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल 9 महीने से युवाओं पे आवाज बुलंद की है, और आवाज बुलंद की है तो युवाओं को न्याय मिले। युवा कुशल को माध्यम मिल रहा है। पेपर लीक से सब दुखी है, परेशान है, इसलिए ये बेहतर निर्णय। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आवाज की पार्टी को। यादव मेरे साथ में थे, बातचीत कर रहे थे, और शाहपुरा से उन्हें प्रत्याशी जो है वो यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है। अब सामने मनीष यादव के सामने वे उतरने वाले हैं। किस तरह की चुनौती होगी ये तो खैर क्षेत्र में पता चल सकेगा, लेकिन फिलहाल उपेन अपनी जीत को लेकर के, बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये जरूर देखने वाली बात होगी कि चुनाव में क्या कुछ सामने आ पाता है। महेश राजेश, न्यूज़ 18। तो आप अभी शाहपुर से उपेन यादव को सुन रहे थे, जो कि बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष थे। पेपर लीक का मुद्दा बीजेपी उठा ही रही थी, और एक बार फिर से जो पेपर लीक का मुद्दा उठा रही थी उसको मैदान में उतार दिया है। सुधीर के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, क्योंकि तमाम सीटों पर समीकरण को बताते हुए सुधीर नजर आते हैं। सुधीर, अमित चौधरी के बारे में, आप हनुमानगढ़ के बारे में सियासी समीकरण बता रहे थे। अब सिविल लाइंस की भी बात हो गई है। अब 15 सीटों में से आपको और कौन सी ऐसी सीट लगती है जहां पर सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं, या फिर बीजेपी के सामने एक ज्यादा टफ फाइट है? देखिए, नॉमिनेशन का कल अंतिम दिन है, और अंतिम दिन में कल 3 बजे तक नॉमिनेशन दाखिल होंगे। तो तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, जिसमें चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन को अपना नॉमिनेशन दाखिल करवाना है उनको पहले सिंबल अलॉट करने पड़ेंगे। जहां तक बात की जाती है माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक की, बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि वह अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देगी। यूनुस खान ने अलग से चुनाव लड़ने का डिक्लेरेशन कर दिया, क्योंकि यूनुस खान ऐसे थे जो बीजेपी से आते थे। अरबाज अहमद मेरे साथ है। अरबाज अहमद, माइनॉरिटी का हर चुनाव में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, उसमें बड़ी चर्चा रहती है, और खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहती है। पूरे इस परिदृश्य में, विधानसभा चुनाव 2023 के परिदृश्य में, आप माइनॉरिटी को किस हिसाब से देख रहे हैं? किस पार्टी ने कितने टिकट दिए? क्योंकि बीजेपी ने तो साफ कर रखा है वो नहीं देंगे। कांग्रेस से कितने के टिकट दिए और कितना मुकाबला रहने वाला है? देखिए, बीजेपी के 197 सीटों में से अभी तक 0 काउंट है, और 3 पर भी कोई आसार नहीं है टिकट मिलने के। लेकिन कांग्रेस ने करीब 13 लोगों को टिकट जारी कर दिए हैं, और इसमें जो मिनिमम मार्जिन से पिछली बार लोग हारे थे उनको भी जो है बाकायदा टिकट जारी कर दिए गए थे। यहाँ पर AIMIM भी इस बार मैदान में है, और 8 उम्मीदवारों को उन्होंने बाकायदा टिकट दे दिया है। इसके अलावा वेलफेयर पार्टी ऑफ राजस्थान ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट उतारी, जो कि जमात इस्लामी हिंद से ताल्लुक रखती है, एक पार्टी पॉलिटिकल, वो भी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट अपने जयपुर से उतारे हैं, जिनमें जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं उन पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल जो AIMIM है उसमें सवाई माधोपुर और हवा महल सीट से बाकायदा नॉमिनेशन भर दिए गए हैं, और कुछ और को उन्होंने भरवाने के लिए फतेहगढ़ और कामा से अपने जो उम्मीदवार हैं उनको निर्देशित कर दिया। 3-4 और नाम कल जारी कर सकती है MIM राजस्थान में। अभी तक ये मानना है कि अल्पसंख्यकों को ये माना जाता था, खासतौर से मुस्लिम वर्ग से आने वालों को, कि ये तो वोट बैंक है। लेकिन अब वोट बैंक अब अपना राजनीतिक आधार भी बनाता जा रहा है, खुद टिकट मांगने लग गया। देखिए, राजनीतिक आधार भी बना रहा है, और इस बात को कांग्रेस गंभीरता से भी ले रही है, क्योंकि भाजपा का कटाक्ष होता था कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस चक्कर में उनको सीटें नहीं मिल पाती थी और जीत नहीं पाते। इस बार बाकायदा 13 सीट भी दी है, और भी कुछ 21 सीटों में से बता रहे हैं कि 2-1 सीट और मिल सकती हैं। ऐसे में बड़ी चीज है कि कांग्रेस उतना रिप्रेजेंटेशन उनको दे रही है। परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये एक अलग बात है। जाकिर गेसावत जैसे उम्मीदवार को अगर देखा जाए तो बहुत मिनिमम मार्जिन से हारने के बाद में फिर से रिपीट किया गया, और भी लोगों को रिपीटेशन मिला ताकि वो कुछ कर सके। कोटा में आप देख सकते हैं कि नईमुद्दीन गुड्डू को दिया गया है, और हालांकि जो बीजेपी के 2 बड़े कद्दावर नेता थे उन्होंने अभी जो किनारा किया है
बीजेपी से, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि शायद 2 टिकट वो लोग देंगे। उनमें यूनुस खान ने डीडवाना से बगावत करके कल निर्दलीय ऐलान कर दिया चुनाव लड़ने का। जो बीजेपी के कैंप के एक मजबूत नेता माने जाते हैं अमीन पठान, उनके बारे में भी ये खबरें हैं कि वो कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके बाकायदा उन्हें किसी सीट के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। क्योंकि हालांकि चुनाव क्या होगा या किसको नाम टिकट दिया जाएगा एक अलग बात है, लेकिन जो बीजेपी के नेताओं का अपनी सीट का छोड़ करके जाना अपनी पार्टी को, और दूसरा जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से लगातार जो है उनको सीटें देना, ये अपने आप में काउंटर है। इस वक्त जो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि AIMIM को बीजेपी का बी टीम माना जाता है, तो ऐसे ओवैसी की एंट्री अगर राजस्थान विधानसभा में होती है तो ये बीजेपी का यहां पर खेल बिगाड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट्स को नहीं उतारा है और वहीं कांग्रेस ने 13 कैंडिडेट्स को, मुस्लिम कैंडिडेट्स पर भरोसा जताया है। तो यहां पर किसका खेल बिगड़ेगा, कांग्रेस या बीजेपी का ओवैसी की एंट्री से? देखिए, बात सही है कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो कांग्रेस के जो वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम्स का वोट माना जाता है, उसके वोट काटने की एक मशीन के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या जवाब होगा अरबाज आपके पास इस बात का? देखिए, ओवैसी को लेकर के सरकार बनाने के ठीक 1 साल बाद में 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सबसे बड़ा स्टेटमेंट था कि अगले चुनाव में हमें चुनौती भाजपा से उतनी नहीं होगी अपनी माइनॉरिटी को लेकर के जितनी ओवैसी से होगी। और वो चीज उनकी दूरदर्शिता मैंने आज देखी कि यहां पर इनके जो 8 कैंडिडेट हैं अलग अलग सीट पर उतर चुके हैं और बाकायदा बहुत मजबूती से अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनकी टीम लगातार हवा महल की सीट पर आप देखिए डोर टू डोर लोगों के नॉक करके पहुंच रही है, लोगों से बात कर रही है, सवाल पूछने के लिए कह रही है अपने उम्मीदवारों को लेकर के, और पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। कल जब जमील खान यहां पर भाजपा के अलावा अगर देखें तो बाल मुकुंदाचार्य के सामने वो नॉमिनेशन भरने पहुंचे, उनकी भीड़ वहां पर मौजूद थी, तो एक तरह का राइवल जो वहां पर माहौल बन गया। जो जमील खान के कैंडिडेट थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, वो इतनी तादाद में पहुंचे थे उनको लेकर के कि वो बड़ा बदलाव करने के मूड में है हवा महल सीट पर। ऐसे ही कई जगह उनके 8 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, उनको बड़ी चुनौती मिलने वाली, क्योंकि जफर ने वहां से भर दिया है AIMIM की तरफ से, और वो पूर्व रिटायर्ड तहसीलदार रहे हैं, काफी उनका पुराना एक तरह से पकड़ रहा है। जो अजीज आजाद हैं वो भी एक तरह के अगर देखा जाए तो डिजर्व करते थे कांग्रेस की तरफ से, उनको भी टिकट नहीं मिलने से थोड़ी बहुत इस बात की नाराजगी थी। तो AIMIM का राजस्थान में आना और 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना बहुत ही बारीकी से किया गया है, और अभी भी 2-4 ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो नाराज हैं कांग्रेस और बीजेपी के। हो सकता है कि AIMIM कल बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतार दे, जो एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, देखो हमारे साथ अभी बाबूलाल दायल भी जुड़े हैं। बाबूलाल जी, बात कर लेते हैं पाली की। पाली एक ऐसा जिला जहां पर 6 विधानसभा सीटें आती है। 6 में से 2018 के इलेक्शन की बात करें, 2018 में केवल निर्दलीय के तौर पे एक खुशवीर सिंह ने, जिन्होंने अब वो कांग्रेस में है, उन्होंने सीट देखी, 5 की 5 बीजेपी में गई। लेकिन इस बार वहां पे मुकाबला तगड़ा होता नजर आ रहा है। बद्री जाखड़ जो कि पाली से सांसद रहे हैं, उन्होंने बाली से भी फार्म भर दिया है। क्या लगता है आपको? जी देखिए, बहुत सोच समझ करके बद्री जाखड़ गए होंगे, क्योंकि जोधपुर पाली के पहले सांसद रह चुके हैं और उनकी निगाह है इस सीट पे, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहां का जो गरासिया है, वहां का जो भील है, वहां का जनवा चौधरी है और वहां पर जो SC ST का मतदाता है, वो अगर उनके पक्ष में लामबंद होगा तो फिर वो इस सीट को निकाल सकते हैं। लेकिन ये पुष्पेंद्र सिंह का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, 5 बार के वो विधायक हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे, भरत सिंह शेखावत की सीट रही है ये। तो ऐसे में पुष्पेंद्र को हरा पाना कोई आसान नहीं है। बहुत सोच समझ करके उनको रणनीति बनानी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन उनका जुड़ाव है, क्योंकि सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत ही जंगलों के बीच में आबाद बहुत सारी जनसंख्या है, बहुत सारे मतदाता है, जहां रिमोट एरिया, जहां पर आज भी जो है आदमी का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनका देखा पहचाना हुआ एरिया है, तो देखना पड़ेगा कि बद्री जाखड़ कितनी बड़ी चुनौती पेश करते हैं। लेकिन अभी जो अरबाज जिक्र कर रहे थे ओवैसी की पार्टी का, उसमें थोड़ी सी बात और जोड़ दें। लग ही रहा कि ओवैसी के पास में कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, वो वोट कटवा साबित होंगे। अगर यहां पर उम्मीदवार उतारते हैं तो सीधा कांग्रेस को नुकसान करेंगे। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस को कितना डेंट करते हैं। अभी तक उतनी सक्रियता उनकी नजर नहीं आ रही, आ रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है जो कि माइनॉरिटी की जो सीट्स हैं, जहां पर माइनॉरिटी का दबदबा है, जहां से कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो वहां पर वो कोई असरदार नेता दिखा पाए, कोई जोड़ पाए, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में माइनॉरिटी
पिछली बार से भी कहीं ज्यादा जो है मजबूती के साथ इस बार खड़ी हो सकती है, क्योंकि जितना डर लग रहा था कांग्रेस पार्टी को, उस तरह से अभी तक ओवैसी कोई मजबूत नेता सामने लेकर के नहीं आ पाए हैं। तो बाबूलाल जी, अब इन चुनावों में अपन को ये देखने को मिलेगा, जहां होता था कि 40,000 वोटों से जीतती हुई किसी की हो रही है, किसी की 35,000 से हो रही है, अगर वोट आपस में कटेंगे तो जो जीत का आंकड़ा रहेगा वो इस बार कम रहेगा, क्योंकि प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर ज्यादा ही खड़े हुए हैं, ज्यादा खड़े होंगे और इस बार बगावत दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। पहले ये माना जाता था कि बीजेपी जो है बहुत ही उसूलों वाली पार्टी है, सिद्धांतों वाली पार्टी है, उनके यहाँ पर बगावत नहीं होती है, मान जाते हैं। लेकिन इस बार जो है नए जो लोग हैं वो मैदान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में बीजेपी को भी नुकसान होगा, कांग्रेस को तो होगा ही, लेकिन बीजेपी के लोग भी जो हैं वो मैदान में बने रहेंगे। तो ऐसे में वोटर कंफ्यूज होगा कि वो किसके साथ में जाए। तो जो पोल मैनेजमेंट होगा चुनाव के दौरान, जिस तरह की रणनीति बना करके जो पार्टी ज्यादा अग्रेसिव नजर आएगी, जनता उसको आशीर्वाद भी दे सकती है। इसलिए इस बार का चुनाव जो है वो मैनेजमेंट का चुनाव होगा एक तरह से, क्योंकि एक एक वोट की अहमियत बढ़ जाएगी जब ज्यादा उम्मीदवार मैदान एक वोट की बात करी, एक वोट पे नाम आता है। जब एक वोट से आ रहे थे डॉक्टर सीपी जोशी, जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष है, नाथद्वारा से उन्होंने कल नामांकन भी भर दिया। बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हॉट सीट के तौर पे देखी जाती है। विश्वराज सिंह मेवाड़ को वहां से टिकट दी गई है, मजबूत कैंडिडेट बताए जा रहे हैं। किस तरह का आपका एनालिसिस है, क्योंकि ये लगभग 16,940 वोटों से पिछला चुनाव 2018 का सीपी जोशी जीते थे, लेकिन एक वोट से कल्याण सिंह से हार भी गए थे। जी देखिए, अब चीजें बदल गई हैं और कल जब अशोक गहलोत उनकी नामांकन रैली में गए थे तो यही बोल के आए थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और ये विधानसभा अध्यक्ष। इसका मतलब ये है कि अशोक गहलोत को उम्मीद है कि उनका जो सहयोगी है, उनका बरसों से जो साथी है, वो चुनाव फिर से जीत सकता है। लेकिन समीकरण हर बार बदल जाते हैं, क्योंकि नया चेहरा है विश्वराज सिंह मेवाड़, और यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद जो है वो राजपूत मतदाताओं की बताई जाती है। ऐसे में जो दूसरी जातियां वो डिसाइसिव हो जाती हैं। कांग्रेस उनके साथ में किस तरह से जो डील कर पाती है, यानी उनको किस तरह से जोड़ के रख पाती है। तो ऐसी सूरत में नाथद्वारा का मुकाबला बहुत रोचक होगा, क्योंकि सीपी लगातार चुनाव जीते रहे। एक चुनाव 2008 का उन्होंने हारा है, तो वो जो चुनाव था उसका उन्हें आज भी मलाल है, क्योंकि उस वक्त सीपी पीसीसी के चीफ होते थे और सीएम के दावेदार थे, लेकिन एक वोट से हार गए। तो आज भी उनको जो है कसक है, मन में एक टीस है। उसके बाद वो सीएम की रेस में नहीं आ पाए, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत आगे निकल गए। तो आज अशोक गहलोत की जो रेस है वो बरकरार है, और सीपी जो है उनके साथ में कोलैबोरेटर की तरह काम कर रहे हैं, सहयोगी की तरह काम कर रहे हैं। उनके बराबर जो है वो नहीं चल पाए। अशोक गहलोत ने लाइन अपनी बहुत लंबी खींच दी और सीपी जो है पीछे रह गए। लेकिन ये जो चुनाव है इसमें सीपी की कोशिश यही होगी कि वो नए चेहरे को यहीं पर रोक दें और चुनावी जीत दर्ज कर सके। इसके लिए वहां पर जो दूसरी जातियां, जैसे जाट है, वहां पे अच्छे वोटर हैं, एससी की वहां पर बड़ी बहुलता है, उनको सीपी को अपने साथ में बरकरार रखना पड़ेगा, साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर सीपी इस बार जीत सकते। नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तब दातारामगढ़ सीट भी उसमें शामिल थी। दातारामगढ़ से भैरों सिंह शेखावत ने पहला चुनाव लड़ा था जनसंघ से। दातारामगढ़ सीट भी बड़ी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान में विधायक जो वीरेंद्र सिंह है, उनकी पत्नी ने भी टिकट दाखिल कर दिया गया है। किस तरह से ये दातारामगढ़ सीट अब हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि भैरों सिंह शेखावत वहां से जब पहला चुनाव जीते थे, और आज ये बात कर रहे हैं हम 2023 की, 1952 से 2023 के सफर की। पति पत्नी आमने सामने हो सकते हैं, हो गए हैं, हो ही गए हैं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जो हैं वर्तमान के विधायक हैं और उनकी पत्नी रीटा सिंह मैदान में आ गई। कल दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो राजस्थान में इस बार निगाहें इसी बात पर है कि पति को हराने के लिए पत्नी कितने वोट काटती है, क्योंकि जेजेपी जीत तो नहीं पाएगी, लेकिन वो उनके पति को जरूर हरा सकती है। क्योंकि फायदा तो तीसरे को हो जाएगा, फिर तीसरे को होगा। और क्योंकि कॉमरेड अमराराम वहां से सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा आरएलपी ने वहां से उम्मीदवार उतारा है, इसके साथ ही गजानंद कुमावत वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में पिछली बार सुधीर, तमाम सीटों पर आपने एनालिसिस की और बताया भी कि समीकरण किस तरह साधे जाएंगे और कहां पर किसके टिकट कटे हैं, कहां पर नई उम्मीदवारी दी गई है। लेकिन फिलहाल सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।